देखना ये होगा कि क्या चीन की दादागिरी का सामना कर रहे दूसरे पड़ोसी देश, खासकर भारत भी चीन के खिलाफ ऐसा ही सख्त रवैया अपनाता है या नहीं। सोशल मीडिया जहां लोगों को कनेक्ट करने में अहम भूमिका निभा रहा है, वहीं इसके मिसयूज से तमाम मुसीबतें भी खड़ी हो रही हैं। किसी का फर्जी प्रोफाइल बनाकर गलत कमेंट पोस्ट करना या फिर किसी के अकाउंट को हैक कर लेना एक ऐसा मसला बन गया है जिससे बहुत लोग परेशान हुए हैं। लेकिन तब क्या हो जब एसोसिएटेड प्रेस जैसी प्रख्यात न्यूज एजेंसी के ट्विटर अकाउंट पर व्हाइट हाउस में धमाके और ओबामा के घायल होने की खबर पोस्ट हो। ऐसे में अफरा तफरी तो मचनी ही थी। सबसे पुरानी और सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के जरिए दी गई खबरों की काफी मान्यता है। ऐसे में अगर एपी के जरिए कोई ब्रेकिंग न्यूज दी जा रही हो तो इसकी खासी अहमियत है, और अगर ये खबर बराक ओबामा से जुड़ी हो तो फिर इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये खबर गलत हो तो किरकिरी होना स्वाभाविक है। ऐसा ही बीते दिनों हुआ जब ओबामा पर हमले की गलत खबर ट्विटर पर दी गई। दरअसल एपी का अकाउंट किसी ने हैक कर लिया और उस पर व्हाइट हाउस में धमाकों और ओबामा के जख्मी होने की खबर डाल दी गई थी। हालांकि एपी ने इस खबर को जल्द ही दुरुस्त कर लिया, लेकिन तब तक इसे कई बार रीट्वीट किया जा चुका था। ये खबर इतनी तेज फैली कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता को आकर इस मसले पर सफाई देनी पड़ी। I can say that the president is fine. I was just with him. ओबामा के बारे में गलत खबर चलाने से अमेरिकी बाजार में अफरा तफरी मच गई। शेयर बाजार गोते लगाने लगा। एपी, ट्विटर और यहां तक कि एफबीआई भी मामले की जांच में जुट गई। एपी ने यह जानकारी भी दी कि दरअसल काफी वक्त से कुछ हैकर उसके पत्रकारों का पासवर्ड चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। वैसे राहत की बात यही है कि मामला जल्द ही पकड़ में आ गया और निवेशकों को जोर का झटका नहीं लगा। So it'll be interesting, I think, for us to look into this. Obviously, it's important for us to understand what happened and make sure that no investors were harmed. ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया की अहमियत से आज हर कोई वाकिफ है। इसके जरिए भले ही गलत खबर भेजकर सनसनी फैला दी गई हो, लेकिन दुनिया भर में फैले सोशल मीडिया के करोड़ों यूजर्स आज एक बड़ी ताकत बन चुके हैं। भारत में भी इसकी अहमियत खासी बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया न सिर्फ आम जिंदगी बल्कि चुनावों पर भी असर डालने की क्षमता रखता है। सोशल मीडिया और लोकसभा इलेक्शंस नामक एक स्टडी में कहा गया है कि सोशल मीडिया अगले लोकसभा चुनाव में 160 सीटों पर असर डालेगा। अधिकतर लोग इन सोशल साइट्स पर सिर्फ मनोरंजन या आपसी बातचीत ही नहीं करते, बल्कि वो राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। In the history of independent India, never has a general election been fought at such a scenario where the social media has had a tremendous impact already upon the population of the country. Therefore, the 2014 election is going to be distinct. Why? Because this is going to be the election which is going to see the real impact of social media on voting. Already, when you look at the overall penetration of social media, given the mobile revolution that's happening in our country, more and more people are using social media not just for communicating, but also for the purposes of expressing their political speech and their political ideas. सोशल मीडिया अपने शुरुआती ढांचे से बाहर निकलकर एक नया रूप ले रहा है। छोटे शहरों और गांव के लोगों तक इसकी पहुंच हो गई है। ये आम आदमी से जुड़ रहा है। अरब स्प्रिंग में भी सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। ट्यूनीशिया हो या फिर इजिप्ट, लोगों को एकजुट करने और हुकूमत के खिलाफ विद्रोह भड़काने में सोशल मीडिया ने अहम किरदार निभाया है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉली। ये टफ है,
असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। अजय सेल्स आर डाउन, नीड यू हियर राइट नाउ, ASAP। मेम साहब मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। अजय यू हैव टू गो टू इंदौर। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज, व्हाट एन आइडिया। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का। बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हमें से बहुत से लोग अपने काम या फिर अपने शहर से ऊब चुके होंगे और किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो किसी दूसरे देश में शिफ्ट होने का मंसूबा बना रहे हों। लेकिन क्या कभी कोई दूसरे ग्रह पर शिफ्ट होने के बारे में सोच सकता है, वो भी कुछ वक्त के लिए नहीं बल्कि परमानेंट। दरअसल हॉलैंड की एक कंपनी मार्स वन लोगों को मंगल ग्रह पर शिफ्ट करने की योजना बना रही है। खास बात तो यह है कि इसके लिए आप भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन से पहले ये मत भूलिएगा कि ये ट्रिप सिर्फ वन वे है, यानी आपकी वापसी की कोई गारंटी नहीं। सुनने में ये खबर भले ही आपको मजाक लग रही हो, लेकिन है 100% सच। अगर आप धरती छोड़कर मंगल ग्रह जाना चाहते हैं तो फिर देर मत कीजिए। मंगल ग्रह पर लोगों को बसाने के अभियान की शुरुआत हो गई है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जहां 2016 तक मंगल पर पहुंचने का इरादा है, वहीं 2023 तक इंसानों को बसाने की शुरुआत कर दी जाएगी। प्रोजेक्ट भले ही चैलेंजिंग है, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि ये जरूर कामयाब होगा। I think it's an idealistic mission. This is something that can, in my opinion, truly change the Earth. If you remember what happened when the astronauts landed on the moon for the first time, it also changed the world. Imagine doing this not just as one nation, but as the entire world. I do think that it can change the world. इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे लोगों को चुना जाएगा जिन्हें अंतरिक्ष से प्यार हो, जिन्हें डर न लगता हो और जो कामयाबी और नाकामी दोनों ही बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट से जुड़ी सबसे अजीब शर्त है इस यात्रा का वन वे होना, यानी जाने के बाद वापसी का ख्याल छोड़ दीजिए। वैसे मार्स वन ने सफाई देते हुए कहा है कि पृथ्वी से मंगल जाने की कई महीनों की लंबी यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपनी हड्डियों और मांसपेशियों का वजन खो देंगे।
मंगल का वातावरण बिल्कुल अलग होने के चलते उनके लिए धरती के अनुकूल खुद को ढालना संभव नहीं होगा। फिर भी इस अनूठी यात्रा के लिए अब तक 100 देशों के 10,000 से ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और मानसिक रूप से मजबूत भी। मैं इस यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये मुकाबला काफी कठिन है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। मंगल पर जाने के लिए आवेदन करने वालों को रियलिटी शो की तरह एक मुश्किल इम्तिहान से गुजरना होगा। इसका प्रसारण टीवी पर किया जाएगा। सफल हुए लोगों को फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे फिटनेस के अलावा यात्रा में टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी कई चुनौतियां हैं, जैसे कि ऊर्जा सोलर पैनल से पैदा की जाएगी, पानी रिसाइकल किया जाएगा और मिट्टी से भी निचोड़ा जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों के राशन और उसे पकाने की व्यवस्था करनी होगी। वैसे हर 2 साल में वहां नए लोगों को भेजने की व्यवस्था भी करनी होगी। जाहिर सी बात है कि इस पूरी कवायद में अरबों डॉलर का खर्चा आएगा। Everything we need to go to Mars exists. We have the rockets to send people to Mars. We have the equipment to land on Mars. We have robotics to prepare the settlement for humans. So for a one-way mission, all the technology exists. मार्स 1 परियोजना के आलोचकों का कहना है कि ये प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं होगा। इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह है, जैसे कि लोग वहां लंबे वक्त तक नहीं रह सकते। दरअसल मंगल पर पानी लिक्विड रूप में मौजूद नहीं है। रेडिएशन का स्तर बहुत ज्यादा है और तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन प्रकृति के रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए तो इंसान हमेशा ही बेकरार रहा है। ना तो उसे जोखिम उठाने से कोई परहेज है और ना ही अपनी जान दांव पर लगाने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट शुरू तो जरूर होगा, और अगर ये कामयाब हो गया तो भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जाने का रास्ता भी बेहद आसान हो जाएगा। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. पुराना ऑर्डिनरी बैग छोड़िए, ले आइए स्टाइलिश VIP वर्व। VIP, इंडियाज नंबर 1 लगेज। का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आंखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है
स्वाद रसोई से था। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। हो आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड पर। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है। आपके सपने बुने हम है अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहाँ रह गई कमी, क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे। देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। अब पेश है हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। 634 मीटर लंबा टोक्यो स्काई ट्री संयुक्त अरब अमीरात के बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। इसके अलावा यहाँ सबसे ज्यादा ऊंचाई पर ब्रॉडकास्टिंग टावर होने का भी रिकॉर्ड है। ये बिल्डिंग जापान के पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र भी है। इसे देखने के लिए प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा दर्शक यहाँ आते हैं। तकनीक के जीते जागते नमूने इस टावर में बेहद शक्तिशाली लिफ्ट लगी हुई है। एक बार में 40 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखने वाली ये लिफ्ट 350 मीटर की ऊंचाई तय करने में महज 50 सेकंड का समय लेती है। इस ऊंची बिल्डिंग में दुकानें, रेस्तरां, मनोरंजन के तमाम साधन मौजूद हैं। इस बिल्डिंग को ठंडा रखने और ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ सुमीदा एक्वेरियम भी है, जहाँ तमाम तरह की मछलियों और अन्य जीवों को देखा जा सकता है। फिलहाल यहाँ 400 प्रजाति के 10,000 जीव मौजूद हैं। पाकिस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उनसे बेनजीर भुट्टो हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। हालांकि मुशर्रफ की जान को पाकिस्तान में खतरा है, इसलिए पूछताछ जेल में तब्दील हो चुके उनके फार्म हाउस में की जाएगी। मुशर्रफ पर इल्जाम है कि उन्होंने बेनजीर पर हमले की संभावना होने के बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं कराई थी। वैसे मुशर्रफ के भविष्य का फैसला तो वहां बनने वाली नई हुकूमत तय करेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री चक हेगल ने कहा कि अमेरिका को यकीन है कि सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। ये पहला मौका है जब किसी अमेरिकी मंत्री ने सीरिया पर इस तरह के हथियारों के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है। हेगल ने कहा कि हालांकि इस्तेमाल छोटे पैमाने पर हुआ है, वैसे ओबामा ने चेतावनी दी है कि अगर सीरिया लगातार ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होगा। अमेरिका के बोस्टन मैराथन में विस्फोट के लिए चेचनिया मूल के भाइयों को विस्फोट की जानकारी अलकायदा की ऑनलाइन मैगजीन से मिली थी। FBI और नेशनल काउंटर टेररिज्म ने अब तक हुई जांच के बारे में अमेरिका की संसद को ये जानकारी दी। गौरतलब है कि तामेरलान सारनेव और उसके छोटे भाई ने बोस्टन हमले को अंजाम दिया था। तामेरलान की पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई, जबकि उसका भाई पुलिस की हिरासत में अस्पताल में भर्ती है। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। साल 1991 से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस गिनेथ पैल्ट्रो को मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन पीपल ने विश्व की सबसे खूबसूरत महिला करार दिया है। इससे पहले पॉप सिंगर बियॉन्से, जूलिया रॉबर्ट्स और जेनिफर लोपेज को इस खिताब से नवाजा जा चुका है। पैल्ट्रो इन दिनों अपनी फिल्म आयरन मैन 3 को प्रमोट करने में मसरूफ है।
जो अगले महीने रिलीज होगी। गौरतलब है कि पैल्ट्रो अभिनय के लिए ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन गिल्ड अवार्ड्स जीत चुकी है। साल 2013 की वर्ल्ड्स हॉटेस्ट वुमेन की लिस्ट में मिशेल केगन का नाम सरे फहरिस्त है। जी हां, ब्रिटिश मैगजीन जू ने मिशेल केगन को वर्ल्ड हॉटेस्ट वुमेन चुना है। 25 साल की इस एक्ट्रेस ने हॉट मॉडल केट अपटन को काफी पीछे छोड़ दिया। अपने बॉयफ्रेंड कान्ये वेस्ट के साथ रोमांस को रियलिटी टीवी कलाकार किम कार्दाशियन गोपनीय रखना चाहती हैं। पिंग अप विद द कार्दाशियन की 32 वर्षीय कलाकार कान्ये वेस्ट के बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। कार्दाशियन का कहना है कि उन्हें अपने रिश्ते के बारे में दुनिया को सफाई देने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि कार्दाशियन ने बास्केटबॉल खिलाड़ी क्रिस हम्फ्रीज से तलाक ले लिया है। गायिका रीटा ओरा इन दिनों डेविड बेकहम के करीबी दोस्त और एजेंट डेव गार्डनर के साथ डेटिंग कर रही हैं। अमेरिकी रियलिटी टीवी स्टार रॉब कार्दाशियन के साथ पहले डेट कर चुकी ये गायिका पिछले कुछ दिनों से गार्डनर के साथ देखी जा रही है। पहली बार ये दोनों पिछले वर्ष एक पार्टी में मिले थे और इसके बाद इस साल फरवरी में एक अन्य पार्टी में दोनों के बीच काफी नजदीकी देखी गई। दोनों के बीच शुरुआती फ्लर्ट अब काफी जुड़ाव भरा नजर आ रहा है। द हेल्प की स्टार वायला डेविस माइकल मैन की नई थ्रिलर फिल्म में काम करने वाली है। ये फिल्म साइबर अपराध पर आधारित होगी। इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से चीन में शुरू होगी। गौरतलब है कि पिछले साल डेविस को फिल्म द हेल्प में उनकी भूमिका के लिए ऑस्कर में नामांकित किया गया था। डेविस अपनी अगली फिल्म एंडर्स गेम और प्रिजनर्स में भी दिखने वाली है। गायिका रिहाना के बारे में इन दिनों अफवाह है कि वो मां बनने वाली हैं। अपने संगीत दौरे डायमंड वर्ल्ड टूर के कार्यक्रमों की कुछ तारीखें रद्द करने के बाद उनके गर्भवती होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रिहाना रैपर क्रिस ब्राउन के साथ रिश्ते में हैं। कुछ दिनों पहले रिहाना ने मां बनने की इच्छा जाहिर की थी और ब्राउन के साथ परिवार बढ़ाने की बात से इनकार नहीं किया था। रिहाना का कहना है कि अगले 5 सालों में मैं कम से कम एक बच्चे की मां बनना चाहती हूं। हमने अपने रिश्ते की नई शुरुआत की है और मैं इससे काफी खुश हूं। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे बिहार के उन चुनिंदा मदरसों के बारे में जिन्होंने न सिर्फ अक़लियती समाज की तालीमी मुश्किलों को हल करने की कामयाब कोशिश की है बल्कि इस समाज के हौसले को भी परवान चढ़ाया है। यूं तो सूबे में मदरसों का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन निजी मदरसों ने तालीम के मैदान में बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हालांकि उन मदरसों को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती है, लोगों के चंदे से चलते हैं। बावजूद इसके इन तालीमी संस्थाओं ने समाज के आखिरी छोर पर खड़ी आबादी के बच्चों को तालीम से करीब करने की कामयाब कोशिश की है। तो आइए हमारे खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं मदरसों की तालीमी खिदमात के बारे में। अक़लियतों के बीच आज सबसे बड़ा मुद्दा उनकी तालीमी खस्ताहाली से जुड़ा है। कहते हैं कि तालीम के बिना किसी समाज की तरक्की का तस्वुर करना बेमानी है। सच्चर कमेटी से लेकर
मुल्क में कराए गए अलग अलग सर्वे रिपोर्टों ने इस बात का खुलासा किया है कि अक़लियती समाज शिक्षा के मामले में हाशिए पर है। हालांकि सूबे में शैक्षणिक संस्थाओं की कमी नहीं है, बावजूद इसके जागरूकता की कमी और पैसे का अभाव अक़लियतों की एक बड़ी आबादी को तालीम से दूर खड़ा करती रही है। जबकि जानकार मानते हैं कि वक्त बदलने के साथ साथ समाज का नजरिया भी बदला है। आर्थिक तंगी के बावजूद अक़लियती आबादी अपने बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिशों में जुटी है और इस मामले में निजी मदरसों की भूमिका काफी अहम है, जो लोगों के चंदे से हजारों गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। इलाके के जो छोटे छोटे गांव थे, छोटी छोटी बस्तियां थी, उन बस्तियों से नादार, यतीम, मुफलिस, गरीब, मोहताज बच्चों को तरगीब दे करके यहाँ लाने की कोशिश की गई ताकि वो दीन से वाबस्ता हों, कुरान को समझे, हदीस को समझे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को समझ करके और फिर अपनी जिंदगी सही तरीके पर गुजारना उनको आ जाए। जानकारों के मुताबिक अक़लियतों की बड़ी आबादी मदरसों में नहीं पढ़ती है, लेकिन उस आबादी का इन मदरसों से गहरा ताल्लुक है जिनके माँ बाप पैसे की कमी के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। सूबे में निजी मदरसों की तादाद यूं तो कम है, लेकिन जो भी मदरसे हैं वहाँ तालीम का काफी बेहतर इंतजाम किया गया है। यहाँ के इलाका जो है बहुत पिछड़ी इलाका है। यहाँ जो बहुत दूर दूर से लड़कियाँ आई हैं, मैंने कुछ नहीं जानती थी। यहाँ हर भाषा में, हर लैंग्वेज में ये सिखाए जाते हैं। हर टीचर हैं यहाँ, हर टीचर जो लायक मान है, हर भाषा में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हर चीज यहाँ सिखाए जाते हैं। बहुत यहाँ तक कि यहाँ जो कटिंग एंड टेलरिंग एंड कंप्यूटर हर चीज यहाँ सिखाए जाते हैं। दिलचस्प है कि ये संस्थाएं बच्चों को मुफ्त तालीम देने के साथ साथ उनके रहने सहने और खाने पीने का इंतजाम भी मुफ्त करती हैं। ऐसे में हाशिए पर खड़ी आबादी के घरों में भी तालीम का चिराग रोशन हो जाता है और एक चिराग से दूसरे चिराग को जलाने का सिलसिला चल निकलता है। इदारा में जो पढ़ने वाली बच्चियां जगह जगह में बहुत तरक्की कर चुकी है और वो सरकारी स्कूल में मतलब मदरसों में, सरकारी में मतलब अच्छे सैलरी में काम कर रही हैं। बिहार के पिछड़े जिलों में से एक किशनगंज में कायम ये तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट है। जिले में ट्रस्ट ने सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे मकतब और दीनी इदारों की स्थापना की है। उसके अलावा लड़के और लड़कियों के तालीम के लिए इस संस्था ने इस इदारे की स्थापना की है। 1988 से चल रहा ये इदारा हजारों छात्रों के बेहतर भविष्य का निर्माण कर चुका है। इस मदरसे से तालीम हासिल करने वाले छात्र देश के अलावा बाहर के देशों में भी तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे बहुत ही जहन फहीम हैं और अच्छे तालीम हासिल करके सऊदिया वगैरह भी जाते हैं और हिंदुस्तान के चप्पा चप्पा गोशे गोशे में ये लोग फैल जाते हैं और ये लोग जो है अपनी रोजी रोटी मसला और पढ़ाने का काम, दर्स व तदरीस का काम ये लोग देते रहते हैं। बहुत अच्छी सलाहियत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, अरबी, फारसी जितनी भी जबानें हैं सभी जबान में गोया इन लोगों को महारत हासिल है और यही वजह है कि लोग आज इसको बहुत ज्यादा सराहते हैं। और ये किशनगंज की धरती में एक वाहिद इदारा है, इस किस्म का इदारा मैं बहुत दूर तक गया लेकिन मैं नहीं देखा। पढ़ने को माशाल्लाह हमारे असातिज़ा जितने सब खिदमत उसमें लगे हुए हैं, हमारे देखभाल करते हैं और यहाँ पे खाने पीने के इंतजाम भी माशाल्लाह बहुत, पढ़ाई बहुत अच्छी चलती है यहाँ पे। जैसे टाइम पे खाना मिलता है, लाइब्रेरी हमारी है उसमें सब मुताला करते हैं जाकर के, असर बाद जाके 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं जाकर के सब। कहते हैं कब एक छोटा पौधा बड़ा दरख्त बन जाता है, राहगीरों को इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन मालिक की अजीम जद्दोजहद उस दरख्त की शाखों में दफन होती है। आज तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट बाहर के देशों के शिक्षाविदों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। बाहर के देश के लोग इस मदरसे की तालीमी गतिविधियों को देखने पहुंचते हैं। ये सऊदी अरब का डेलीगेट है। मदीना यूनिवर्सिटी से आए शिक्षाविदों ने किशनगंज और तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के मदरसों में मॉडर्न तालीम का इंतजाम करने का ऐलान किया है।
طبعا جامعة القصيم من الجامعات जिसमें हर तरह की फैकल्टी है, मेडिकल है,